चलते चलते रेखा एकदम से रुक गई। अपनी परछाई की ओर देख वो जोर से चिल्लाई। उसके साथ साथ अजीबोगरीब आकृति चल रही थी। भरी ठंड में रेखा के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थीं। रेखा जहां खड़ी थी उसके पैर वहीं जम गए। तभी अपने कंधे पर उसे कुछ भार सा महसूस हुआ, ऐसे जैसे किसी ने वहां हाथ रखा हो। वह भय के मारे कांपने लगी। ऐसा लग रहा था उसके शरीर में प्राण ही नहीं है। रेखा जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। पर भरी दोपहरी में सुनसान पगडंडी पर उसकी आवाज कौन सुनता। अजीब से जंतु के हाथ को रेखा कंधे से हटाने की कोशिश कर रही थी, पर वह तो जैसे चिपक ही चुका था। उसे धक्का देने की कोशिश में रेखा 2-3 बार पीछे जा गिरी, पर वह उससे हिल भी नहीं रहा था। तभी दूर से एक बस उसी सड़क पर आती दिखाई दी। उसकी आवाज जैसे जैसे पास आती, वह अजीब जंतु कुछ बेचैन सा दिखने लगता, और बस जैसे ही उनके पास पहुंची, वह कूद कर कहीं गायब हो गया। उसकी कुछ जान में जान आई। वह भयभीत सी तेजी से घर की ओर चलने लगी और भागती हुई घर पहुंच गई। घर पहुंचकर रेखा ने संजीव को सारी बात बताई, पर संजीव उसे व्यर्थ की बात कहकर टाल दिया। तुम जो टीवी पर डरावने शोज देखती हो ना, वही दिमाग में सारा दिन घूमते हैं और वही सब तुम्हें हर तरफ दिखता है। देर रात तक रेखा बहुत डरी हुई थी, पर संजीव ने उसे समझाते हुए कहा, यह सब तुम्हारे मन का वहम है, ज्यादा मत सोचो, कहकर शांत करवाया और शांति से सो जाने के लिए बोला। आधी रात के समय होने वाली खड़खड़ाहट से रेखा की नींद खुल गई। उसने देखा एक औरत कमरे में बैठी है। उसके सिर पर 2 सींग भी थे। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसका मुंह लाल रंग का था। रेखा जोर जोर से चीखने लगी। उसने संजीव को हिलाकर उठाया और औरत की ओर इशारा करने लगी। संजीव आंखें झपकाए देख रहा था। कमरे में तो कोई भी नहीं है। रेखा डरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वह बेहोश हो रही हो। उसने देखा वह औरत कमरे में कुछ देर टहलती रही, फिर एकदम से रेखा को दिखनी बंद हो गई। रेखा की नींद अब उड़ चुकी थी। वह जोर जोर से रोने लगी। संजीव कुछ देर उसे थपथपाते रहा, पर वह सो नहीं पा रही थी। संजीव ने नींद की गोली पानी के ग्लास के साथ दी और उसका हाथ सहलाने लगा। जबरदस्ती से नींद की गोली गटक कुछ देर में रेखा सो गई। कल की दोनों घटनाओं से भयभीत रेखा बोली, संजीव, आज तुम ऑफिस मत जाओ, प्लीज। रेखा, आज जरूरी मीटिंग है बॉस के साथ, वो छोड़ नहीं सकता। तुम निश्चिंत रहो, वह सब तुम्हारा वहम था, अब कुछ नहीं होगा। नाश्ता कर संजीव ऑफिस चला गया। घर का काम निपटा रेखा जैसे ही कुछ आराम करने के लिए कुर्सी पर बैठी, खिड़की की ओर देख उसकी चीख निकल गई। रात वाली औरत शीशे पर अपने पंजे जमाकर खड़ी थी और बिना पलक झपकाए उसे ही देखती जा रही थी। रेखा एक चीख मारकर बेहोश हो गई। शाम को संजीव ने अपनी चाबी से दरवाजा खोला तो वह एक कोने में डरी सहमी छिपी सी बैठी थी। संजीव को देखते ही वह उसके गले लगकर रोने लगी। आज रात फिर उसे नींद की गोली देकर सुलाना पड़ा। अब रेखा संजीव को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रही थी। संजीव ने 2 दिन की छुट्टी ले ली। सुबह चाय का कप लेकर जैसे ही रेखा कमरे में आई, एक काले रंग का अजीब सी शक्ल वाला लड़का कमरे में बैठा जोर जोर से रोने लगा। डर से रेखा के हाथ कांपने लगे और कांपते हाथों में चाय उसके ऊपर ही गिर गई। आखिर यह लड़का अंदर आया कैसे? उधर से कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। रेखा की आवाज भी नहीं निकल रही थी। वह संजीव को उंगली के इशारे से वो लड़का दिखा रही थी, पर संजीव कह रहा था, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा रेखा। रेखा होश खो बैठी। संजीव के कोशिश करने पर कुछ देर में रेखा को होश आया। रेखा की हालत बहुत बुरी थी। संजीव रेखा को डॉक्टर के पास ले गया। उसने डॉक्टर को बताया कि पता नहीं क्यों इसे आजकल अजीब डरावने लोग दिखते हैं। मैं तो इसके पास होता हूं, पर मुझे कोई दिखाई नहीं देता। डॉक्टर ने उसका चेकअप करते हुए कहा, शायद किसी डर के कारण ऐसा हो रहा है। यह सिजोफ्रेनिया फोबिया है, जिसमें लोगों को किसी चीज के आसपास होने का भय होता है। कभी कुछ सुनाई देने का भ्रम होता है। लोगों में नकारात्मक लक्षण आ जाते हैं। ऐसे फोबिया वाले लोग किसी वस्तु के वास्तविक रूप पहचानने में कई बार गलती कर देते हैं। मैं इन्हें दवाई देता हूं, जो इनका तनाव दूर करने में सहायक होगी। एंटी एंजाइटी दवाओं से भी इनको लाभ होगा। दवाई लेकर 2 दिन तो रेखा ठीक रही,
तीसरे दिन फिर से कभी उसे अपने आसपास कोई डरावनी आकृति वाला व्यक्ति दिखाई देता, तो कभी ऐसा लगता कोई रो रहा है, कभी ऐसा लगता कि कोई उससे कुछ मांग रहा है। अब उसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहा। उसकी सांसें उखड़ने लगतीं और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती, फिर कहीं भी जाकर छिप जाती, कभी कभी तो बेहोश हो जाती। अब वह सच्चाई और भ्रम में अंतर नहीं समझ पा रही थी। उसे अक्सर कहीं आवाज सुनाई देती और चेहरे दिखाई देते जो शायद वास्तव में होते भी नहीं थे। अब उसे आवश्यकता थी नियमित दवाइयों की, पर वह दवा भी समय से नहीं लेती थी। जब संजीव रेखा को दवा देने की कोशिश करता तो वह आक्रामक हो जाती और खुद को नुकसान पहुंचाने लगती थी। डॉक्टर की सलाह पर रेखा मानसिक रोगियों के अस्पताल में दिखाया गया। वहां डॉक्टर ने पूछा, क्या कोई हादसा हुआ है जिससे यह इस हालत में पहुंच गई हैं? संजीव क्या कहता है? वह हादसा क्या था, यह सिर्फ वही जानता था। रेखा के साथ ये जो भी हो रहा था, उससे रेखा ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। डरने के कारण उसके मानसिक स्थिति बेकाबू हो गए थे और वह पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी। डॉक्टर के कहने पर रेखा को मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। रेखा को वहां छोड़ते हुए संजीव दुखी था। जन्म जन्मांतर की साथी अलग हो रही थी। संजीव ने उसे गले लगाया, कसकर उसे प्यार किया और मुड़कर निकल आया। रेखा भी फटी फटी आंखों से इधर उधर देखती हुई नर्स के साथ आगे बढ़ गई। घर आकर सबसे पहले संजीव मां की तस्वीर के आगे जा खड़ा हुआ। हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, मां, मेरे विदेश चले जाने पर आपको जो दुख मिले, आपने जो कष्ट सहे, उनके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आपको दर्द देने वाली औरत को भी मैंने दर्द के सागर में गोते लगाने के लिए छोड़ दिया है। आज मेरा प्रतिशोध पूरा हो गया। मां, इसी औरत ने तुम्हारी बीमारी में तुम्हें भूखा रखा था और तुम्हें रोज मारती थी। जब तुम रोती थीं तो सबसे कहती थी कि यह पागल औरत बिना बात के रोती है। मैं तो कुछ समय के लिए तुम्हें उसके पास छोड़कर विदेश चला गया और उसने पीछे से तुम्हारा बुरा हाल कर दिया और मुझे वह झूठ बोलती रही। एक दिन इसके घर ना होने पर तुमने छुपकर मुझे फोन पर रो रोकर सारी बातें बताईं कि यह तुम्हें कितने दुख देती है। लेकिन मां, मेरे आने तक तुम इस दुनिया से चली गई थीं। मैं तुम्हारे सामने इसे दंडित न कर पाया। मां, इसने तुम्हें पागल बनाया और आज मैंने इसे पागल बना दिया है। संजीव आंसू पोंछ मां के आगे दिल हल्का कर सोफे पर आकर बैठ गया। फिर फोन करके उस बंदर के मुखौटे वाले आदमी, उस सींग वाली औरत और रोने वाले लड़के को बुलाया। उनकी पूरी पेमेंट कर उन्हें हाथ जोड़कर विदा किया।